नमस्ते। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी हम किसी कंपनी की हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नंबर कौन सा दिमाग में आता है? प्रॉफिट है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि प्रॉफिट जिस पर सबकी नज़र रहती है वो एक बिजनेस की पूरी या असली कहानी नहीं बताता। असली सच तो कहीं और ही छिपा है। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर प्रॉफिट पूरी पिक्चर नहीं दिखाता तो फिर एक बिजनेस की सच्ची सेहत को हम नापें कैसे? इसका जवाब उस चीज में है जो हर बिजनेस की रगों में दौड़ती है, यानी पैसा, कैश। और इस कैश के आने और जाने को समझना ही सबसे जरूरी है। जी हाँ, जवाब है कैश। देखिए, प्रॉफिट जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कैश वो कंपनी की लाइफ ब्लड है, उसकी सांसें हैं। प्रॉफिट एक ओपिनियन हो सकता है, एक अकाउंटिंग का नजरिया, लेकिन कैश एक फैक्ट है। वो आपके बैंक अकाउंट में होता है और इसी कैश के फ्लो को समझना सबसे सबसे जरूरी है। अच्छा, तो इस कैश के फ्लो को समझने के लिए हमारे पास एक ऑफिशियल टूल भी है, जिसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं कि ये आमतौर पर दिखता कैसा है। और इसको समझने के लिए हम एक कंपनी सिंपल लिमिटेड का एग्जाम्पल लेंगे। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या चीज? बिल्कुल सादे शब्दों में ये एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है। ये बस इतना बताती है कि एक कंपनी के पास कितना कैश और कैश जैसी चीजें, जिन्हें हम कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं, एक टाइम पीरियड में अंदर आया और कितना बाहर गया। बस ये कंपनी के कैश का आना जाना रिकॉर्ड करता है। अब पूरी दुनिया में इस स्टेटमेंट को 3 मेन हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये बिजनेस का रोज का काम है, जैसे माल बेचकर कैश आना। दूसरा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कोई नई प्रॉपर्टी या मशीन खरीदना। और तीसरा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये बिजनेस में पैसा लाने के लिए होता है, जैसे बैंक से लोन लेना या इन्वेस्टर्स से फंड रेज करना। ठीक है, तो ये फॉर्मेट तो पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है, सभी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इसमें दिक्कत क्या हो सकती है? यही इस पूरी चर्चा की जड़ है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपने डिजाइन की वजह से ही कभी-कभी आपको बहका सकता है, एक धोखा दे सकता है। असली दिक्कत यहां है। अकाउंटिंग के नियम, जैसे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में एक छोटा सा लूप होल है। ये नियम कंपनीज को काफी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, यानी आजादी देते हैं कि वो इंटरेस्ट और डिविडेंड जैसे इंपॉर्टेंट आइटम्स को अपनी मर्जी से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग सेक्शन में डाल सकती हैं। एक छोटा सा नियम जिसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। तो आप सोचेंगे कि इस छोटी सी फ्लेक्सिबिलिटी से क्या फर्क पड़ता है? एक आइटम को एक सेक्शन से उठाकर दूसरे में डालने से क्या हो जाएगा? यही वो पॉइंट है जहां सारी कहानी पलट जाती है। ओके, अब स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। यहां असली जादू, या कहना चाहिए असली धोखा शुरू होता है। सिनेरियो ए में हमारी कंपनी सिंपल लिमिटेड ने डिविडेंड को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डाला। अब उनका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखिए, 2730 के। बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन जरा सिनेरियो बी देखिए। यहां उन्होंने बस उसी डिविडेंड को उठाकर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डाल दिया और अकाउंटिंग रूल्स इसकी इजाजत देते हैं। और बूम, देखे क्या हुआ? ऑपरेटिंग कैश अचानक से गिरकर सिर्फ 1280 के रह गया। नंबर आधे से भी कम हो गया। सोच के देखिए, एक ही कंपनी, एक ही साल, बस एक छोटा सा अकाउंटिंग चेंज और कंपनी की कोर हेल्थ की कहानी बिल्कुल। तो इसका सबसे बड़ा और जरूरी नतीजा क्या है? ये कि इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आप 2 अलग-अलग कंपनीज को एक साथ रखकर उनके परफॉर्मेंस को आसानी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। एक कंपनी सिर्फ इसलिए बेहतर लग सकती है क्योंकि उसने अपने नंबर्स को थोड़ा अलग ढंग से पेश किया है। तो इस पूरी उलझन का हल क्या है? हल है एक बेहतर तरीका, एक ज्यादा स्मार्ट अप्रोच, जिसे हम कहते हैं द मास्टर टेम्पलेट। ये टेम्पलेट उन्हीं नंबर्स को एक ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा साफ तरीके से ऑर्गेनाइज करता है ताकि असलियत जैसी है वैसी ही सामने आ सके। ये मास्टर टेम्पलेट अकाउंटिंग के बनाए हुए 3 डिब्बों को तोड़ देता है। ये कैश फ्लोज को उस तरह से देखता है जैसे एक बिजनेस का मालिक देखेगा, ना कि एक अकाउंटेंट। सबसे पहले बिजनेस ने अपने कोर काम से कितना कैश बनाया, फिर बिजनेस को रोज चलाने में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, उसके बाद फ्यूचर के लिए कितना इन्वेस्ट किया, टैक्स कितना दिया, और आखिर में अपने फाइनेंसियर्स यानी लेंडर्स और मालिक को कितना पैसा दिया और उनसे कितना लिया। हर चीज की एक साफ लॉजिकल जगह है। इस नए स्ट्रक्चर के पीछे का मकसद बिल्कुल साफ है, बिजनेस के कोर ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग के कैश फ्लोज को बिना किसी कंफ्यूजन के बिल्कुल अलग-अलग करना। यहां फ्लेक्सिबिलिटी और एम्बिग्विटी के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी है।
चलिए अब बातों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मास्टर टेम्पलेट असल में काम कैसे करता है। हम सिंपल लिमिटेड के उन्हीं पुराने नंबर्स पर इस नए टेम्पलेट को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या नई जानकारी मिलती है। तो यहाँ इस नए टेम्पलेट में इस सिंपल लिमिटेड के नंबर्स हैं। गौर से देखिए, ये वही रॉ नंबर्स हैं जो ओरिजिनल स्टेटमेंट में थे। हमने एक भी नंबर बदला नहीं है, ना ही कुछ नया जोड़ा है, सिर्फ उन्हें एक ज़्यादा लॉजिकल, एक ज़्यादा कॉमन सेंस वाले स्ट्रक्चर में डाल दिया है। लेकिन असली जादू यहां से शुरू होता है। ये टेम्पलेट सिर्फ नंबर्स को इधर से उधर नहीं कर रहा, ये हमें एक तरह का फाइनेंशियल एक्सरे विजन दे रहा है। ये ऐसे नए सब टोटल्स बनाता है जो पहले वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पूरी तरह से छुपे हुए थे। इस नंबर पर गौर कीजिए, 2610K। ये है कैश अवेलेबल टू सैटिस्फाई फाइनेंस प्रोवाइडर्स। आपको ये नंबर स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में कहीं नहीं मिलेगा। ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि सारे जरूरी खर्चे करने के बाद कंपनी के पास अपने इन्वेस्टर्स और लेंडर्स को चुकाने के लिए असल में कितना कैश बचा है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये नंबर आपके लिए सोने के बराबर है। और अब आते हैं इस कहानी के ग्रैंड फिनाले पर, 870K। ये है नेट कैश जनरेटेड बिफोर फाइनेंसिंग। आप इसे बिजनेस की असली कैश प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ये वो आखिरी सबसे साफ नंबर है जो बताता है कि सब कुछ करने के बाद, माल बेचने, इन्वेस्ट करने, टैक्स देने के बाद कंपनी ने आखिर में कैश बनाया या गंवाया। इससे ज्यादा साफ तस्वीर आपको नहीं मिल सकती। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक अलग नजरिया, एक बेहतर स्ट्रक्चर उन्हीं नंबर्स को एक बिल्कुल नई और सच्ची कहानी में बदल सकता है। चलिए इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार दोहरा लेते हैं। पहली बात, स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स अपने फॉर्मेट की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आपको गुमराह कर सकते हैं। दूसरी, उन्हीं डेटा को एक लॉजिकल टेम्पलेट में डालने से एक साफ तस्वीर मिलती है। तीसरी, इससे हमें कैश अवेलेबल टू फाइनेंस प्रोवाइडर्स जैसे नए इंसाइट्स मिलते हैं जो बेहतर डिसीजन लेने में मदद करते हैं। और आखिरी, असली एनालिसिस सिर्फ नंबर्स को पढ़ना नहीं है, बल्कि डेटा को एक कंसिस्टेंट, सच्ची कहानी बताने के लिए स्ट्रक्चर करना है। और इस विश्लेषण को हम इस कोट के साथ खत्म करते हैं, जिसका मतलब है हमें अपने भोजन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब साफ है, असलियत हमेशा आपके सामने थाली में परोसकर नहीं रखी जाती। एक स्मार्ट एनालिस्ट या इन्वेस्टर बनने के लिए आपको नंबर्स को बस पढ़ना नहीं है, उनसे सवाल पूछने होंगे, उन्हें रीअरेंज करना होगा ताकि वो अपनी असली कहानी खुद बता सकें। और अब आपके पास वो टूल है।